नमस्कार, आप सुन रहे हैं डीप रिफ्लेक्शन पॉडकास्ट, जहां किताबें बोलती हैं, विचार जागते हैं और बदलाव की शुरुआत होती है। यहां हम बात करते हैं उन कहानियों की जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने और महसूस करने के लिए होती है। तो चलिए एक नई सोच, एक नए विचार के साथ आज का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम भारत के एक महान क्रांतिकारी भगत सिंह, उनके एक बहुत ही चर्चित और प्रभावशाली लेख मैं नास्तिक क्यों हूं, इसके कुछ खास हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और हमारे पास इस लेख से जुड़े कुछ अहम मुद्दे हैं जो उनके नैतिकता, साहस और क्रांति पर जो विचार थे, उनको सामने लाते हैं। बिल्कुल, इस चर्चा का मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि भगत सिंह नास्तिक थे, वो तो सब जानते हैं, बल्कि ये समझना है कि उनके लिए नास्तिकता का मतलब क्या था और कैसे ये उनके क्रांतिकारी विचारों से जुड़ी हुई थी। सही बात है। हमारे सामने जो अंश हैं वो सवाल उठाते हैं कि भाई, क्या नैतिकता के लिए ईश्वर में यकीन करना जरूरी है? क्या बिना किसी ऊपर वाले सहारे के जिया जा सकता है? तो चलिए जरा इन विचारों की तह तक चलते हैं। पहला और शायद सबसे अहम सवाल जो भगत सिंह उठाते हैं वो नैतिकता के स्रोत का है। वो उस आम सोच को आप कह सकते हैं सीधी चुनौती देते हैं कि बिना भगवान के डर या स्वर्ग के लालच के इंसान नैतिक रह ही नहीं सकता। हाँ, वो लिखते भी हैं, मैं नास्तिक होते हुए भी सच्चाई, ईमानदारी और इंसानियत को अपने जीवन के उच्चतम मूल्य मानता हूं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है उस समय के हिसाब से। हाँ, और यह दिलचस्प बात यह है कि वो नैतिकता की बुनियाद कहाँ रख रहे हैं। उनके लिए नैतिक होने की वजह कोई ईश्वर का हुक्म या क्या कहते हैं परलोक का इनाम या सजा नहीं है, बल्कि समाज और पूरी इंसानियत की भलाई है। ये उस दौर की जो मुख्य धार्मिक या दार्शनिक सोच थी उससे काफी अलग था, क्योंकि तब तो नैतिकता अक्सर ईश्वर से ही जुड़ी होती थी। सही। भगत सिंह का इसे पूरी तरह मानवीय और सामाजिक कल्याण पर टिका देना, वो भी बिना किसी बाहरी धार्मिक फ्रेमवर्क के, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी वैचारिक कदम था। ये सीधे सीधे मानवतावादी मूल्यों से जुड़ता है, जहां इंसानी गरिमा और सामाजिक हित सबसे ऊपर है। तो क्या ये कहना सही होगा कि उस समय के जो दूसरे राष्ट्रवादी नेता थे या विचारक थे, उनके बीच भी ऐसी ही धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की सोच आम थी, या भगत सिंह इस मामले में थोड़े अकेले थे या काफी आगे थे? देखिए, धर्मनिरपेक्षता की बात तो कई नेता कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नैतिकता के स्रोत को पूरी तरह से ईश्वर या धर्म से अलग करके सिर्फ मानवीय तर्क और समाज की जरूरत पर आधारित करना, जैसा भगत सिंह ने किया, वैसा साफ और मुखर दावा उस वक्त कम ही देखने को मिलता है। अच्छा। कई नेता धर्म को निजी आस्था का मामला मानते हुए भी कहीं न कहीं सार्वजनिक जीवन में नैतिक प्रेरणा के लिए उससे जुड़े रहते थे। भगत सिंह का तर्क ज्यादा बुनियादी और कह सकते हैं ज्यादा रैडिकल था। ये उनके बलिदान की प्रेरणा को भी एक अलग नजरिए से दिखाता है ना? वो साफ करते हैं कि उनका या उनके साथियों का जो बलिदान था वो किसी धार्मिक पुण्य या स्वर्ग पाने के लिए नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनका बलिदान था जनता की आजादी, समानता और एक बेहतर समाज बनाने जैसे ठोस जमीनी आदर्शों के लिए। जैसा उन्होंने कहा भी, कुछ इस तरह की, हम मरते हैं क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। बिल्कुल। इससे एकदम साफ पता चलता है कि उनकी प्रेरणा का स्रोत पूरी तरह से इसी दुनिया के मुद्दे थे, सामाजिक अन्याय था, मानवीय आदर्श थे। उनका सारा ध्यान, उनका पूरा फोकस सामाजिक और राजनीतिक बदलाव पर था, न कि किसी काल्पनिक लोक या ईश्वरीय इच्छा पर। हाँ, ये उनके यथार्थवाद को, उनके प्रैग्मेटिज्म को दिखाता है। उनका संघर्ष सिर्फ राजनीतिक आजादी तक ही नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी सामाजिक क्रांति चाहते थे जहां शोषण न हो, असमानता न हो, और इसके लिए वैचारिक स्पष्टता बहुत जरूरी थी उनके हिसाब से। और इसी वैचारिक स्पष्टता की कड़ी में वो क्रांति और धर्म के रिश्ते पर भी बात करते हैं। उनका मानना था कि एक सच्चे क्रांतिकारी को हर तरह के अंधविश्वास और जो पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनसे आजाद होना चाहिए। वो धर्म को अक्सर यथास्थिति स्टेटस को बनाए रखने वाला एक हथियार मानते थे। उनका एक बहुत ही पावरफुल कथन है, अगर धर्म न्याय के विरुद्ध खड़ा हो जाए तो उसे भी गिरा देना चाहिए। अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ धर्म की आलोचना नहीं है, ये असल में किसी भी ऐसी स्थापित संरचना पर सवाल उठाना है जो अन्याय को बनाए रखने में मदद करती हो। सही कहा। भगत सिंह ये देख रहे थे कि कैसे धार्मिक मान्यताएं और संस्थाएं
कभी-कभी सामाजिक बदलाव के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं, खासकर तब जब वो मौजूदा सत्ता या अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाओं का साथ देती दिखें। ये उनकी गहरी सामाजिक और राजनीतिक समझ को दिखाता है। और फिर आते हैं उनके नास्तिकता के विचार पर, जिसे वो अहंकार से नहीं जोड़ते बल्कि निडरता और तर्क से जोड़ते हैं। उनके लिए नास्तिक होना कोई घमंड की बात नहीं थे, बल्कि ये उस स्थिति तक पहुंचना था जहां व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों की पूरी जिम्मेदारी खुद लेता है, किसी अदृश्य शक्ति या भाग्य पर नहीं डालता। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कि डर से मुक्ति ही असली साहस है, चाहे वो ईश्वर का डर हो, मौत का डर हो या समाज का डर। डर से आजादी ही सच्चा साहस है। ये व्यक्ति की जो बौद्धिक और अस्तित्वगत स्वतंत्रता है, उसका बहुत गहरा सवाल उठाता है। क्या असली हिम्मत यही है कि हम बिना किसी बाहरी सहारे के, चाहे वो ईश्वर हो या कोई और ताकत, अपने फैसलों और उनके नतीजों का सामना करने के लिए तैयार रहें? ये सिर्फ ईश्वर को नकारना भर नहीं है, बल्कि अपने विवेक और तर्क पर आधारित जिंदगी जीने का एक संकल्प है। इसमें अपने हर चुनाव के लिए खुद को जवाबदेह मानना शामिल है, जो कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है असल में। और इस सब पर सोचते हुए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि भगत सिंह ने ये सब लिखा कब और कहाँ। हाँ, बिल्कुल। ये शब्द उन्होंने लाहौर सेंट्रल जेल में लिखे थे, जब वो फांसी की सजा का इंतजार कर रहे थे। उनके लिखने में कहीं भी डर या पछतावा या कोई कमजोरी नहीं झलकती, बल्कि एक चट्टान जैसा दृढ़ विश्वास और वैचारिक स्पष्टता दिखती है। सही बात है। वो मौत के सामने खड़े होकर तर्क कर रहे थे, क्योंकि वो जिसे सच समझते थे उस पर पूरी तरह अडिग थे। निश्चित रूप से। और यही संदर्भ, यही कॉन्टेक्स्ट उनके तर्कों को सिर्फ एक बौद्धिक कसरत से कहीं ज्यादा ऊंचा उठा देता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थी, बल्कि ये वो गहरे विश्वास थे जिन्हें उन्होंने चरम परिस्थितियों में, मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन में जिया था और परखा था। हाँ। ये उनके विचारों को अकादमिक बहस के दायरे से निकालकर जीवन के अनुभव और साहस का प्रतीक बना देता है। ये उनके चरित्र की दृढ़ता और उनकी बौद्धिक ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो मैं नास्तिक क्यों हूं सिर्फ नास्तिकता पर एक लेख भर नहीं है। ये तो विचारों की स्वतंत्रता, तर्क की शक्ति और बौद्धिक ईमानदारी का एक तरह से घोषणा पत्र है। हाँ, ये भगत सिंह की आस्था या अनास्था से ज्यादा उनकी स्वतंत्र सोच और उनके अदम्य साहस का प्रमाण है। बिल्कुल। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। भगत सिंह के विचारों की रोशनी में क्या व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एहसास और सामाजिक न्याय की लगातार खोज किसी भी धार्मिक या अलौकिक विश्वासी से पूरी तरह आजाद होकर मानवीय प्रगति और एक बेहतर समाज का सबसे मजबूत आधार बन सकती है? ये सवाल तब भी उतना ही अहम था और शायद आज भी उतना ही प्रासंगिक। ये था आज का एपिसोड डीप रिफ्लेक्शन से, जहां हर आवाज है बदलाव की शुरुआत। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, एक नई किताब, एक नया विचार और कुछ गहराई भरी बातें लेकर। तब तक के लिए सोचते रहिए, जुड़ते रहिए डीप रिफ्लेक्शन के साथ। डीप रिफ्लेक्शन, जहां सोच शब्द बनती है और शब्द क्रांति।